मैं आपकी मीनू दी आज आपको 11th क्लास के आर्थिक सांख्यिकी का अध्याय 3 आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां करवाने जा रही हूँ। इस चैप्टर की मेरी सेकंड वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ये मेरी अध्याय 3 की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रतिदर्श की विधियां। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है जनगणना और प्रतिदर्श विधियां वास्तव में होती क्या है। अब मैं बताऊंगी प्रतिदर्श विधियों को कितनी विधियों में बांटा गया है। प्रतिदर्श की विधियों को 6 विधियों में बांटा गया है। नंबर 1 यादृच्छ प्रतिदर्श, नंबर 2 सविचार प्रतिदर्श, नंबर 3 सस्तरीय प्रतिदर्श, नंबर 4 व्यवस्थित प्रतिदर्श, नंबर 5 कोटा प्रतिदर्श, नंबर 6 सुविधानुसार प्रतिदर्श। तो प्रतिदर्श की कितनी विधियां? 6 विधियां हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी यादृच्छ प्रतिदर्श। यादृच्छ प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर दिया जाता है। इस विधि में क्या नाम कहते हैं, प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना रहती है, क्योंकि किसी भी इकाई को आकस्मिक रूप से चुना जा सकता है। प्रतिदर्श की कौन सी इकाई शामिल होगी, कौन सी नहीं होगी, इस बात पर निर्भर करता है। अनुसंधान अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सभी इकाइयों को चुनने के समान अवसर वैध तरीके से दिए जाते हैं। इसकी भी 2 विधियां हैं, एक है लॉटरी विधि, दूसरी है यादृच्छ संख्याओं की तालिकाएं। तो देखो, जैसे लॉटरी विधि में सभी जो सारी इकाइयां समान होती है, सभी इकाइयों की क्या बना दी जाती है, पर्ची दी जाती है। उसमें क्या होता है कि या तो अनुसंधान स्वयं आंखें बंद करके कोई पर्ची उठा लेता है, या किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को जिसके बारे में किसी को भी कोई दो राय नहीं होती है, उसको उस पर्ची को उठाने का अवसर दिया जाता है। तो ये तो लॉटरी विधि है। फिर नंबर 2 है यादृच्छ संख्याओं की तालिका। कई विद्वानों संख्याओं की सारणियों का निर्माण किया है, जिनकी सहायता से प्रतिदर्श चुनने में सहायता मिलती है। इन विभिन्न सारणियों में टिप्पण तालिका अधिक प्रसिद्ध है, जो कि टिप्पण में 41,600 अंकों के प्रयोग से 10,400 अंकों के संख्याओं का चुनाव किया जाता है। इस विधि के अनुसार पहले समग्र के सभी मदों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, फिर टिप्पण तैयार किए जाते हैं, फिर जितने प्रतिदर्श चाहिए होते हैं उतनी संख्याओं का हम चुनाव कर लेते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड विधि, जिसको कहते हैं यादृच्छ प्रतिदर्श। और यादृच्छ प्रतिदर्श की भी आगे 2 विधियां हैं, लॉटरी और यादृच्छ संख्याओं की तालिका। तो ये तो पहली विधि। सेकंड विधि का नाम है सविचार प्रतिदर्श। सविचार प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयों का चुनाव करता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस विधि में प्रतिदर्श का चुनाव किसी आकस्मिक विधि द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि अनुसंधानकर्ता की किस में करता है, इच्छा पर निर्भर करता है। यह विधि उस अनुसंधानकर्ता के लिए महत्वपूर्ण है जिसने कुछ इकाइयां क्या नाम कहते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें प्रतिदर्श में शामिल करना आवश्यक हो। यदि मान लो हमें भारत में लोहा इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना है, तो हम अगर टाटा आयरन स्टील कंपनी को शामिल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो अधूरा रह जाएगा। तो प्रतिदर्श की यह विधि कभी कभी पक्षपातपूर्ण भी हो सकती है और इसकी शुद्धता की संभावना भी कम हो सकती है। तो ये थी हमारी दूसरी विधि। अब हमारी तीसरी विधि है सस्तरीय या मिश्रित प्रतिदर्श। प्रतिदर्श की विधि में उस समय अपनाई जाती है जब किसी समग्र इकाई का एक समान ना होकर विभिन्नताओं वाला हो। सस्तरीय प्रतिदर्श के अंतर्गत समग्र इकाइयों को उनकी विशेषताओं के अनुसार विभिन्न भागों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक भाग में यादृच्छ प्रतिदर्श को अलग अलग इकाइयों का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के लिए कक्षा में 11th कक्षा में 50 छात्राएं हैं, उनमें से 30 ने कक्षा 10th में गणित का विषय लिया है और 20 ने गृह विज्ञान का विषय लिया है। अब हम इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं, एक गणित वाले पढ़ने वाले 30 छात्र और गृह विज्ञान पढ़ने वाले 20 छात्र। प्रत्येक भाग में यादृच्छ प्रतिदर्श की विधि द्वारा अलग अलग प्रतिदर्श छांट लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कुल छात्राओं में से 5 छात्राओं को प्रतिदर्श के चुना जाता है तो 2 उपाय हो सकते हैं। एक उपाय है कि प्रत्येक भाग में कुल इकाइयों के अनुपात में प्रतिदर्श चुने जाएं, अर्थात पहले भाग में से 3 और दूसरे भाग में से 2 चुना जाए। दूसरा उपाय यह भी है कि प्रतिदर्श का चुनाव बिना किसी अनुपात के किया जाए। उदाहरण के गणित पढ़ने वाले छात्रों में से सांख्यिकी के समूह से 4 और गृह विज्ञान पढ़ने वाले छात्राओं के सांख्यिकी के समूह से 1 छात्र का चुनाव किया जाए। तो इस विधि को गैर आनुपातिक विधि कहा जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस सस्तरीय या मिश्रित प्रतिदर्श कहलाता है। तो ये थी हमारी तीसरी विधि। अब है हमारी चौथी विधि, जिसे कहते हैं व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि। व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि में
इस विधि में समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णनात्मक आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है और इसमें से प्रतिदर्श की पहली इकाई का चुनाव उसके यादृच्छ प्रतिदर्श विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 100 विद्यार्थियों में से 10 चुनने हैं, तो पहले संख्यात्मक आधार पर क्रमबद्ध करते प्रत्येक 10वें विद्यार्थी को प्रतिदर्श में शामिल किया जाएगा। यदि पहला प्रतिदर्श पाँचवीं संख्या है तो बाकी संख्या 15, 15वीं, 25वीं, 35वीं, 45वीं, 55वीं, 65वीं, 75वीं, 85वीं, 95वीं होंगी। यह विधि भी यादृच्छ प्रतिदर्श का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये थी हमारी चौथी विधि। अब हमारी पांचवी विधि है कोटा या अभियंश प्रतिदर्श। प्रतिदर्श की इस विधि में जनसंख्या की इकाइयों को विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है। इन विभिन्न भागों में कुल जनसंख्या के अनुपात निर्धारित किए जाते हैं। इसके गणकों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग से कितनी इकाई चुननी है, यानी कोटा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदर्श की इकाइयों का अभियंश या कोटा निश्चित कर दिया जाता है। कोटा निश्चित करने के बाद यह अधिकार दिया जाता है कि प्रत्येक भाग में से निर्धारित कोटे में से बराबर इकाइयों का चुनाव स्वयं करे। इस प्रकार ये विधि गणक को प्रतिदर्श चुनने का पूरा अधिकार होता है। यह विधि कम खर्चीली है, परंतु इसमें भी पक्षपात की संभावना अधिक होती है और इसके निष्कर्ष की विश्वसनीयता की जांच की संभावना भी कम होती है। तो ये थी हमारी पांचवी विधि। अब हमारी छठी विधि है सुविधानुसार प्रतिदर्श। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को, जैसे कि इसके नाम ही से आपसे स्पष्ट होता है, सुविधानुसार कन्वीनियंस सैम्पलिंग, उस स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका अच्छा लगे उसी से प्रतिदर्श का चुनाव करे। उदाहरण के लिए अनुसंधानकर्ता कॉलेज की प्रविवरण पत्रिका में प्राध्यापकों की सूची देके प्रतिदर्श का चुनाव कर लेता है तथा चुने हुए प्राध्यापकों से संपर्क स्थापित करता है। तो ये विधि भी कम खर्चीली, सरल है, परंतु अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय है। इस प्रणाली में गणकों पर निर्भरता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी प्रतिदर्श की छठी विधि। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी प्रतिदर्श सांख्यिकी विश्वसनीयता किस प्रकार है। प्रतिदर्श सांख्यिकी विश्वसनीयता से अभिप्राय है कि प्रतिदर्श समग्र का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करती है। प्रतिदर्श का आकार। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रतिदर्श के आकार पर निर्भर करती है। यदि प्रतिदर्श का आकार बहुत कम है तो यह समग्र का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी। इसके फलस्वरूप इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में भी विश्वसनीयता का अभाव होता है। फिर है नंबर 2, प्रतिदर्श की विधि। यदि प्रतिदर्श की विधि सरल है और व्यापक नहीं होगी तो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि प्रतिदर्श पर आधारित जो परिणाम होंगे विश्वसनीय नहीं होंगे। नंबर 3, सूचकों तथा प्रगणनों में पक्षपात की संभावना। कई बार ये ऐसी होती है कि सूचकों पर पक्षपात की भावना होती है तो प्रतिदर्श संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वही पक्षपात करेंगे तो उसके परिणाम क्या विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकते। नंबर 4, प्रगणकों का प्रशिक्षण। प्रतिदर्श की विश्वसनीयता प्रगणकों को प्रशिक्षण पर भी निर्भर करती है। यदि प्रगणक प्रशिक्षित नहीं तो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है तो वो प्रतिदर्श में विश्वसनीयता का बिल्कुल भी सही नहीं होंगे, विश्वसनीयता का अभाव होगा। तो ये थी मेरी इस चैप्टर की सेकंड वीडियो। आपको कैसे लगी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।